जी बेटा, आज हमने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था एकेडमी में। पहले इसका एक छोटा सा रिव्यू, देन आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थर्मोडायनेमिक्स, द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें एनर्जी, हीट की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। हीट मूव करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, एंड दिस इज नोन एज द थर्मोडायनेमिक्स। दो तरह के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर दोज दे ईदर evolve और absorb heat. They proceed ये के एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ हीट। दो तरह के बेटा रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। ये आप देख सकते हैं, एक डायग्राम आपके सामने है जिसमें हीट जो है वो ऐड हो रही है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आपको पता है जो आइस मेल्ट होती है वो उसी सूरत में मेल्ट होती है जब उसको हम हीट देते हैं। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ही वो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है कि दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस वी नीड हीट। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज दे एमिट आउट एनर्जी और हीट। जैसे कि आपको पता है कि हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो उसके बर्न करने से उसमें से हीट इमिट होती है, हीट एवॉल्व होती है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ये भी है, जैसे आप देख सकते हैं एक सिस्टम हमारे पास है। सिस्टम में से जो हीट बाहर जा रही है इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देंगे, और अगर सिस्टम में हीट आ रही है दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग और बाउंड्री क्या होती है, इस पे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है। इसमें दो बातें बेटा ज़हनशीन कर लें कि वो रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इनकी पहचान क्या होती है, इनकी एंथैल्पी को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव साइन से होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द एनर्जी डायग्राम, ठीक है, मैं आपके सामने सबसे पहले एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट को मैंने नीचे लिखा है और प्रोडक्ट को ऊपर, क्योंकि एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की हीट कम होती है और जब तक प्रोडक्ट बनता है तो उसकी हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दैट इज व्हाई द एनर्जी डायग्राम ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज रिटन एज। जबकि एक्सोथर्मिक में आप देख सकते हैं कि मैंने रिएक्टेंट को पीक पे रखा है, क्योंकि रिएक्टेंट की हीट ज्यादा होती है, दे evolve हीट एंड फाइनली आफ्टर द emission दे प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विद लेस अमाउंट ऑफ द हीट। ठीक है, दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले बेटा ये तीन टर्म्स हमको आने चाहिए, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है, एनी मटेरियल और कलेक्शन ऑफ द मटेरियल विच इज अंडर स्टडी, अंडर एग्जामिनेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। This is a conical flask, and this conical flask contains a substance, and this substance is under study, under examination. That is why this substance is called as a system. And this conical flask which contain the system is called boundary. And while the environment containing this system, this environment is called as a surrounding. ठीक है, तो ये तीनों टर्म हमको आने चाहिए, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। सराउंडिंग क्या होता है, जो एनवायरमेंट होता है आसपास का, इसको सराउंडिंग का नाम देते हैं। और ये बाउंड्री क्या होती है, जिसमें सिस्टम को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। सिस्टम बेटा तीन तरह के होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें हीट और मास जो हैं वो दोनों अंदर और बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, उसको आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। डायग्राम थोड़ी सी यहाँ पर चेंज हो गई है, मैंने ओपन की लिखी है, मगर अदरवाइज आइसोलेटेड सिस्टम। जी, क्लोज सिस्टम क्या होता है कि जिसमें मास जो है वो अंदर और बाहर नहीं जा सकता, मगर हीट जो है वो एक्सचेंज हो सकती है। मास ट्रांसफर नो, एंड हीट ट्रांसफर यस। ठीक है, जबकि एक ओपन सिस्टम में मास और हीट दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं। मेरे ख्याल में ये डायग्राम आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक ओपन सिस्टम है, कॉनिकल फ्लास्क में आप देख रहे हैं कि मास इन और आउट हो रहा है और हीट भी आसानी के साथ एक्सचेंज हो रही है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। जबकि ओपन सिस्टम का जो अपोजिट है वो है आइसोलेटेड सिस्टम, इन विच बोथ हीट एंड मास दे कैन नॉट इन एंड आउट, दे कैन नॉट एक्सचेंज। आप देख सकते हैं इसमें ना हीट इन और आउट हो सकती, ना मास बाहर और अंदर आ सकता है। इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। बेटा क्लोज सिस्टम में एक चीज एक्सचेंज हो जाती है और वो है हीट,
जबकि मास एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम को हमने अच्छी तरह से इंसुलेट नहीं किया, इसलिए हीट इसमें एक्सचेंज हो रही है। जबकि आइसोलेटेड में आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ हमने एक इंसुलेशन की है। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक हमने पढ़ लिया आज एकेडमी में, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रैपिडली मूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ लिए, मगर वो स्टूडेंट जिनको अभी तक इसको समझने की जरूरत है या वो क्लास में नहीं मौजूद थे, तो उनके लिए ताकि वो अगले टॉपिक पढ़ सकें। ठीक है, एक कप ऑफ टी, and you know this cup containing the tea, and these tea is called system, and while the boundary, ये जो कप है ये इसकी बाउंड्री है, और आसपास का जो एनवायरमेंट है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, हमने आज ये भी पढ़ा था स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट का मतलब क्या होता है, किसी सिस्टम की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिकली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी सिस्टम को ये के डिफाइन करती हैं, उसकी इनिशियल स्टेट को या उसकी फाइनल स्टेट को। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी हमने आज की क्लास में पढ़ा था। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। मैंने बहुत ही आसान लफ्जों में बता दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द मटेरियल, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे नहीं डिपेंड करती, और जो डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बेटा इसमें सबसे अहम चीज जो है वो ये आपके सामने डायग्राम है, और ये सारी चीजें अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि एमडी केट ई केट में कोई एमसीक्यूज बन सकता है। पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पे। आप देख सकते हैं ये तमाम प्रॉपर्टीज इंटेंसिव हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। चाहे प्रेशर मतलब चाहे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना ही हो, प्रेशर उतना ही रहेगा, टेम्परेचर भी उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है या 10 लीटर वाटर है, बट वाटर विल बॉयल एट 100 सेल्सियस, so the boiling point does not depends upon the amount of the substance, it is an intensive property। इसी तरीके से डेंसिटी है, बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव एक्सटर्नल से निकला है, वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करे, जितना सब्सटेंस बढ़ाओ उतनी प्रॉपर्टी में फर्क आ जाए। जैसे कि मास, ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम, अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है तो उसका वॉल्यूम कुछ और है, 2 लीटर ये के पानी है उसका वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, 2 लीटर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा आएगी, 3 लीटर में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा होगी। तो वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से वेरी करे दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वॉल्यूम भी बेटा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, अगर मॉलिक्यूल कम है तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी कम होगी, अगर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसी तरीके से हीट की तमाम टाइप्स, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एनाट्रोपी, ये तमाम की तमाम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये जो क्लिप आपको, ये जो ये पेज आपको बेटा नजर आ रहा है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें, क्योंकि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन एग्जाम में आया ही आया। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सटेंसिव है और कौन सी इंटेंसिव है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एनाट्रोपी है। इट इज द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम और एनर्जी अनअवेलेबल टू डू वर्क। किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स का जितना ज्यादा रैंडम में होना। आप देख सकते हैं मेरे पास तीनों स्टेट्स हैं सिस्टम की, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। आप में से कोई बताएगा इसमें सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस किस में है? विच वन हैज हाई डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस? Solid, liquid, Gas. 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 Sir, gas, no gas doubt gases particles. particles. No doubt gases particle they have more disorderness. ठीक है, अच्छा, how we can increase the disorderness of the gases particles more? हम कैसे gases particle का disorderness और मजीद बढ़ा सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी है? Yes, sir. Yes, sir, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अगर हम बढ़ जाएगा। सही जवाब दिया आप बच्चों ने। जैसे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो दिस डिसऑर्डरनेस विल इंक्रीज। तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर हम टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो डिसऑर्डरनेस क्या होगा? ठीक है, कम होगा। गैसेस पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा तो ये कम करते हैं तो गैसेस के पार्टिकल्स क्या बन जाते हैं?
लिक्विड बन जाते हैं और उनका डिसऑर्डरनेस गैसेस के मुकाबले में कम है। एंड फर्दर रिडक्शन ऑफ द टेम्परेचर चेंज लिक्विड इनटू सॉलिड एंड सॉलिड हैज लीस्ट डिसऑर्डरनेस मींस के लीस्ट एनेट्रोपी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। ये टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने अपनी ये फिजिकल क्लास में नहीं डिस्कस किया था। हम ये फ्रीक्वेंटली टर्म इस्तेमाल करते हैं इंटरनल एनर्जी। बेटा इंटरनल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम। किसी भी सिस्टम में मैंने अगर एक बीकर लिया है और उसमें मेरे पास कंपाउंड कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स दो तरह की एनर्जी रखते हैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो पार्टिकल्स हरकत में मोशन में पजेस करते हैं, और दूसरी एनर्जी उनमें स्टोर होती है। अगर इन दोनों एनर्जी का हम सम लें, that is called E, and this E is known as a internal energy. So internal energy, it is the sum of kinetic and potential energy of the all molecules of the system is called ये के is called internal energy. बेटा काइनेटिक एनर्जी ये तीन चार तरीके से प्रोड्यूस होती है। मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अगर ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, सपोज कर लो ये वाटर का ही मॉलिक्यूल है, तो इनमें ये तीन तरह की मूवमेंट होती है, मोशन होती है। नंबर वन बैंडिंग। बैंडिंग क्या? ये एटम जो है ये इस तरीके से बैंड होते हैं। ठीक है, दूसरा है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग क्या है? ये दोनों एटम स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, ये जो एटम है ग्रीन, ये ब्लैक की तरफ जाएगा, फिर ब्लैक से दूर होगा, फिर इसके पास आएगा, फिर दूर होगा, और इसी तरीके से इसको नाम दिया जाता है स्ट्रेचिंग। ठीक है, बैंडिंग का मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो एटम है सेंट्रली एटम के अराउंड में रोटेट करते हैं, इसको बैंड करना। ठीक है, अच्छा स्ट्रेचिंग भी दो तरह की होती है। एक होती है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है, और एक होती है अनसिमेट्रिकल। यहाँ अन नहीं लिखा हुआ, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तो ये होता है कि दोनों दोनों जो एटम है इसके अतराफ में इस तरीके से दूर जाते हैं और पास आते हैं और दोनों बैलेंस होते हैं, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ठीक है, और एक स्ट्रेचिंग ऐसी होती है कि जिसमें आप देख सकते हैं इनके दरमियान में फासला ज्यादा है, इनमें कम है। बहरहाल चाहे बैंडिंग हो, चाहे स्ट्रेचिंग हो, चाहे अनसिमेट्रिकल हो, चाहे सिमेट्रिकल हो, दीज ऑल प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, not only these movement produce the kinetic energy and as well as the vibration। वाइब्रेट जैसे करते हैं, जैसे आप देखते हैं मोबाइल को वाइब्रेशन पे लगाते हैं तो ये के वाइब्रेशन में आ जाता है, ठीक है, मूवमेंट में आ जाता है। तो इस तरह के एटम जो होते हैं उनमें भी वाइब्रेशन होती है, उस एनर्जी को नाम दिया जाता है वाइब्रेशनल। अच्छा, वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, अच्छा पार्टिकल्स रोटेट भी होते हैं, जैसे सेंट्रल एटम है उसके अराउंड पार्टिकल्स रोटेट होते हैं, रोटेट होने पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। और इसके अराउंड एक्सिस में ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल। ये सारी मोशन, तमाम मूवमेंट, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, बैंडिंग, स्ट्रेचिंग, दीज ऑल आर नोन एज ए काइनेटिक एनर्जी एंड दीज ऑल पजेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा मैंने काइनेटिक एनर्जी समझाने के लिए सारी चीजें आपके सामने रखी है, मगर फिर आ जाए कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी। दिस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल्स मूव फास्टर, it belongs to the kinetic energy, and store energy in the solid, liquid or gas, that is called potential energy। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा आप तमाम स्टूडेंट से, एक बड़ी स्ट्रेंथ में देख रहा हूँ आज की ऑनलाइन क्लास में, जो कि ऑफलाइन में मौजूद नहीं थे मगर बहरहाल आए हैं। आप मुझे बताएंगे बेटा कि एक केमिस्ट है एंड ही इज गोइंग टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी। इसको बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, एंड देन जिसको भी आंसर आए वो एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाह रहा है लेबोरेटरी में, और वो एक कंपाउंड प्रिपेयर करता है जिस कंपाउंड का नाम है डी। वो डायरेक्ट एक स्टेप में प्रिपेयर करता है, डायरेक्ट ये कंपाउंड एक ही स्टेप में बनता है, ए से डायरेक्ट बन गया डी। दूसरा साइंटिस्ट ये डी कंपाउंड तीन स्टेप में बनाता है, पहले ए से बी बनाता है, फिर बी से सी बनाता है, और फिर फाइनली सी से डी बनाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हीट किस में ज्यादा लगेगी, एक स्टेप में या एक से ज्यादा स्टेप्स में? सर एक से ज्यादा स्टेप में। ये आंसर किसने सर तीन स्टेप वाले में। तीनों में लगेगी सब में सेम ही सर, तो लगेगी। जो भी स्टेप्स हैं उसमें सेम ही लगेगी। आप में से वो स्टूडेंट जो ये आंसर देना चाहे कि एक से ज्यादा स्टेप्स की हीट ज्यादा होती है,
या एक स्टेप की हीट ज्यादा होगी, या दोनों की सेम होगी? सर दोनों की सेम होगी सर। दोनों की सेम होगी। हेसिस ने भी कुछ यही कहा कि चाहे कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या वो सेवरल स्टेप में हो, उसकी हीट सेम होगी, एंथैल्पी चेंज इज सेम। ठीक है, आइदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और सेवरल स्टेप। एंड हियर यू कैन सी कि हमने एक कंपाउंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, एक स्टेप से। वही कंपाउंड हमने 3 स्टेप से बनाया। हीट जो है, एंथैल्पी जो है, वो उनकी सेम होगी, ज्यादा उसमें हीट या एनर्जी नहीं लगेगी। ठीक है बेटा, ये टॉपिक जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आज इस पे हम कुछ थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। और ये मैं चाहूंगा कि ये क्लास में आपको बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि न्यूमेरिकल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उसको हम क्लास में ही ये के पढ़ें। और जो जो टॉपिक जिसमें ज्यादा आपको एनिमेशन की जरूरत है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जरूरत है, वो फिर मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। और इनका, इसको आसान लफ्जों में हम ये कहें कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम एक फॉर्म से इसको दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं, एंड दैट इज द स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, although it may be changed from one form to another form। ठीक है, it can be transfer, it can be transform, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक आप लुक आपके सामने कुछ इस तरह से भी है कि एनर्जी को हम नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, ठीक है, और ये बहुत सारी चीजें फ्यूल से चलती हैं, बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिक से चलती हैं। ठीक है, तो इन तमाम का जो ताल्लुक ये है कि एनर्जी जो है वो एक फार्म से दूसरी फार्म में तब्दील हो रही है। अगर हम फैन को देखें तो ये इलेक्ट्रिक से चलता है, मगर ये काम करता है मैकेनिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल फार्म में ये के चेंज हो रही है। तो बहरहाल एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो एक फार्म से दूसरी फार्म में होता है, मगर हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली ये के एनर्जी चेंज को डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और Q माइनस डब्ल्यू। अब ये तमाम जो बेटा मैथमेटिकल फॉर्म है, ये हम कल की क्लास में मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये के प्रेशर वॉल्यूम वर्क की एक्सप्रेशन भी ड्राइव कराऊंगा। आप मुझे फिर वो ड्राइव खुद भी करके दिखाएंगे। इसके न्यूमेरिकल भी है, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू, वो भी हम सॉल्व करेंगे। और इसके दोनों केसेस हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज एंथैल्पी। ठीक है, तो वो तमाम स्टूडेंट जो आज की क्लास में मौजूद हैं और इन्होंने यहाँ तक टॉपिक पढ़ा है, मैं उनसे यही कहूंगा बेटा, आपको कल की क्लास में होना इसलिए लाजमी है क्योंकि अभी आपका ये जो बाकी टॉपिक है जो न्यूमेरिकल से रिलेवेंट है, वो आपकी कल की फिजिकल क्लास की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बहरहाल ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ। और आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे शुरू में याद दिला दिया था कि मुझे इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग पे लगाना है, तो मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे किया हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह ये भी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।